अगर किसी बॉन्ड की रेटिंग कम है तो उस बॉन्ड में कोई पैसा डालेगा ही क्यों, राइट? अगर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स आपको अवेलेबल है तो आप अपना सारा पैसा हमेशा ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में क्यों ना डालें? इसका आंसर ये होता है कि हाय एवरीवन, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। तो अपने डेट और इक्विटी वाले एपिसोड में मैंने बात करी थी कि डेट का नेचर क्या होता है, डेट के अपसाइड्स और डाउनसाइड्स क्या होते हैं, अलॉन्ग विद अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स ऑफ इक्विटी एज वेल। इस एपिसोड में मैं स्पेसिफिकली डेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूँगा कि डेट इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिस्क क्या क्या होती है, राइट? जो हमने बात करी थी कि डेट इन्वेस्टमेंट में एक लेंडर होता है, एक बोरोअर होता है। जो बोरोअर होता है, that borrower is obliged to pay the interest as well as principal to the lender, right? इस केस में क्या रिस्क हो सकती है जब ऑब्लिगेशन है? तो ऐसे तो कई तरह की रिस्क होती है डेट इन्वेस्टमेंट के साथ भी, पर आज मैं आपसे दो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क है उनके बारे में बात करूँगा। जो पहली रिस्क है उसे बोलते हैं क्रेडिट रिस्क या फिर डिफ़ॉल्ट रिस्क। होता क्या है कि जब भी बोरोअर किसी से पैसा लेता है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो बोरोअर पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगा, या फिर बोरोअर हो सकता है पैसा डुबा दे और उसके बाद पैसे देने के लिए पैसे बचे ही ना। हो सकता है वो इस पोजीशन में आ जाएगी, कुछ भी करके कुछ भी जुगाड़ करके वो लेंडर को पैसा अपना वापस नहीं लौटा पा रहा है। इस केस में वो अपने पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग बैंक से लोन लेते हैं और इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। उस केस में बैंक्स उन लोगों को चेस करते रहते हैं, अपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, थ्रेट देना स्टार्ट करते हैं, बट बैंक पैसा रिकवर कर पाते नहीं कर पाते, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, राइट? हर केस में रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा बैंक्स के साथ या लेंडर के साथ ये रिस्क हमेशा होती है कि बोरोअर पैसा वापस देने की पोजीशन में बचे ही नहीं और बोरोअर डिफ़ॉल्ट कर जाए अपने पेमेंट्स पे। तो ये रिस्क तो बहुत आसान है समझना, राइट? क्रेडिट रिस्क या डिफ़ॉल्ट रिस्क। जो दूसरी तरह की रिस्क होती है डेट इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होती है अगले कुछ मिनट्स में आपको मैं समझाऊंगा, और इसको समझाने के कई आसान तरीके मैंने सोचे हैं, बट मैं सोच नहीं पाया कि इसको एकदम आसान तरीके से कैसे समझा जा सकता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लिटिल टेक्निकल, प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर दिस वन टाइम, क्योंकि आज मैं आपको थोड़े टेक्निकल चीज़ें समझाऊंगा इंटरेस्ट रेट रिस्क समझाने के लिए, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कारण आपके काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझना। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क समझने के लिए पहले हमें यह समझना इम्पॉर्टेंट है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। आपने सुना तो होगा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सोवरेन बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स। अपने डेट इक्विटी वाले एपिसोड में मैंने बात करी थी कि बॉन्ड्स भी एक डेट इन्वेस्टमेंट होता है, डेट नेचर होता है उसका, मतलब उसमें एक लेंडर इन्वॉल्व होता है, बोरोअर इन्वॉल्व होता है, राइट? तो बॉन्ड्स में क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी को पैसा चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, या तो बैंक से लोन ले सकती है या फिर वो जनरल पब्लिक के पास जाके बॉन्ड्स इशू कर सकती है। या मतलब जनरल पब्लिक के साथ जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी कि आप हमें ये 1,000 रुपये दे दीजिए आज, और साल भर बाद हम आपको 1,000 पे 15% इंटरेस्ट के साथ 1,150 रुपये वापस कर देंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लेंडर और बोरोअर के बीच में, जिसमें एक इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया जाता है लेंडर को, राइट? उसी तरह से जब गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा बोरो करती है, पब्लिक से करती है, बैंक से करती है। गवर्नमेंट भी पैसा बॉन्ड्स के फॉर्म में बोरो कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट को पैसा लेंड कर रहा है उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं, और एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करके वो पैसा वापस कर देगी लेंडर को, राइट? तो जब भी जो पैसा लेंड करता है गवर्नमेंट को या कंपनी को, उसे एक पेपर दिया जाता है, जैसे बॉन्ड बोलते हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि आपने बॉन्ड खरीदा है, आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है। अगर आपने किसी कंपनी को पैसा लेंड किया है बॉन्ड के फॉर्म में, देन यू आर बाइंग दैट बॉन्ड, राइट? यू ओन दैट बॉन्ड। आपने गवर्नमेंट को पैसा लेंड किया है बॉन्ड के फॉर्म में, देन यू आर बाइंग अ बॉन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज़ प्रॉमिस्ड यू अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो ये तो हो गए बॉन्ड्स। सो अब हमने ये समझ लिया कि बॉन्ड्स क्या होता है, इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आज की डेट में गवर्नमेंट आती है मार्केट में, बोलती है कि हम एक 100 रुपये का बॉन्ड बेच रहे हैं। मतलब आप गवर्नमेंट को 100 रुपये लेंड कीजिए और गवर्नमेंट उसके बदले में आपको एक बॉन्ड देगी, कॉन्ट्रैक्ट पेपर देगी, और उसमें प्रॉमिस ये है कि साल भर बाद आपको 100 रुपये के बदले में 110 वापस मिल जाएंगे। मतलब साल भर बाद आपको पैसा 10% इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। अब हमने ये समझ लिया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आज मार्केट में गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम 100 रुपये के बॉन्ड्स बेच रहे हैं। मतलब आप गवर्नमेंट को 100 रुपया दीजिए,
गवर्नमेंट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देगी, एक बॉन्ड देगी, और उसमें प्रॉमिस ये है कि साल भर बाद आपको 110 रुपये वापस मिल जाएंगे। मतलब साल भर बाद आपको 10% इंटरेस्ट के साथ अपने 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। आप ये बॉन्ड खरीद लेते हैं, आपके पास 100 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, आप गवर्नमेंट को 100 रुपये देते हैं, गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड अपने पास रख लेते हैं। सो फार सो गुड। अब क्या होता है, 6 महीने बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोचते हैं कि जो 100 रुपये आपने गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट किया था वो अगर इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाए, भले ही 6 महीने का इंटरेस्ट मिले, तो आपका काम हो जाएगा। आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं, ये बोलते हैं कि आप ये बॉन्ड वापस ले लीजिए, मुझे अपना पैसा वापस दे दीजिए। गवर्नमेंट बोलती है कि यार हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का था, हमने उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अभी हमारे पास आपको पैसे देने के लिए नहीं है, अभी हम वापस नहीं दे सकते आपको पैसा। और गवर्नमेंट अपनी जगह पे राइट भी है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपके बॉन्ड के हिसाब से पैसा आपको साल भर बाद वापस मिलेगा। अब आपको तो पैसे की ज़रूरत आज है, 6 महीने बाद आप किस सिचुएशन में होंगे पता नहीं, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मार्केट में मैं भी घूम रहा हूँ और मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अभी 100-105 रुपये कुछ पड़े हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट 6 महीने पहले बॉन्ड बेच रही थी वो मुझे मिल जाए, पर गवर्नमेंट अभी खुद से बेचने को तैयार नहीं है वो बॉन्ड। हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कि ठीक है ये बॉन्ड आप मुझे बेच दीजिए, मैं आपको आज आपका पैसा दे देता हूँ और 6 महीने बाद मैं गवर्नमेंट से पैसा वापस ले लूँगा। इस तरह से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, राइट। अब जब आप अपना बॉन्ड बेचना चाहते हैं, मैं आपसे बॉन्ड ख़रीदना चाहता हूँ, पर मैं आपको कितना पैसा दूँ कि आप ये बॉन्ड मुझे बेच देंगे, ये हमको प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट। तो 6 महीने पहले आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और साल भर बाद आपको 110 रुपये मिलने वाले था। अब अगर ऐसा कुछ केस होता कि 6 महीने बाद आपको गवर्नमेंट पैसा वापस दे रही होती, तो साल भर का अगर 10% इंटरेस्ट बनता है तो 6 महीने का कितना बनता, 5%, राइट। लगभग 5% बनता हुआ इंटरेस्ट रेट। आइडियली आपको 6 महीने बाद 105 रुपये मिलने चाहिए थे। तो आप चाहोगे कि अगर मैं आपको 105 रुपये दे दूँ आज की डेट में, तो आप ये बॉन्ड मुझे बेच देंगे, और मेरे लिए भी ठीक है, मैं आपको 105 रुपये आज दूंगा और गवर्नमेंट से मैं 6 महीने बाद 110 रुपये ले लूँगा, मुझे भी लगभग 5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। साल भर में मुझे 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और 6 महीने में मुझे 5% का मिल रहा है, तो हम दोनों के लिए फेयर डील है, हम इस पर ट्रांजैक्ट कर लेंगे। आप अपना बॉन्ड 105 रुपये में मुझे बेच देंगे और अब ये बॉन्ड हो गया मेरा, आपके पास कोई बॉन्ड नहीं है। इस बॉन्ड को मैं 6 महीने बाद गवर्नमेंट के पास लेके जाऊँगा और 110 रुपये वसूल लूँगा। तो ये तो हो गया एक बहुत ही आइडियल केस, सिंपलिस्टिक सिनेरियो, जहाँ पे हमने 105 रुपये में खुशी खुशी बॉन्ड अपना एक्सचेंज कर लिया था। अब मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस लेता हूँ। इस केस में क्या होता है, 6 महीने पहले गवर्नमेंट जो 10% इंटरेस्ट पे बॉन्ड बेच रही थी, आज 6 महीने के बाद गवर्नमेंट नया तरह का बॉन्ड मार्केट में लाई है, जिसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ये बॉन्ड हमसे आज खरीदिए और साल भर बाद आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है बॉन्ड पे। साल भर का 12% मतलब 6 महीने के लिए 6% लगभग, राइट। इस केस में अगर आप मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा 10% वाला जो बॉन्ड है आप 105 रुपये में मुझसे ले लीजिए, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार अगर मैं तुमसे ये 105 रुपये में बॉन्ड खरीदूँगा तो 6 महीने बाद गवर्नमेंट तो मुझे 110 रुपये वापस देगी, तो 6 महीने में जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो लगभग 5% ही होगा। उसके बजाय अगर मैं गवर्नमेंट से नया वाला बॉन्ड खरीद लूँ, उसमें मुझे साल भर का 12% और 6 महीने का 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो मैं वो क्यों ना लूँ, राइट। तुम्हारा बॉन्ड मेरे लिए महंगा पड़ेगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है आज, आप अपना बॉन्ड किसी भी हालत में बेचना चाहते हैं, तो आपको मुझे अच्छा ऑफ़र देना पड़ेगा, आपको अपने बॉन्ड की प्राइस गिरानी पड़ेगी। आप 105 में बॉन्ड मुझे नहीं बेच सकते हैं, आपको अपनी बॉन्ड की प्राइस गिरा के 104-103 रुपये कुछ करनी पड़ेगी, जिससे मेरे लिए वो फ़ायदेमंद सौदा हो। मुझे मार्केट में अगर 6% मिल रहा है गवर्नमेंट का नया बॉन्ड खरीद के, तो कम से कम आपको भी मुझे इतने बॉन्ड बेचना पड़ेगा जिससे मुझे 6 महीने बाद अगर 110 रुपये वापस मिलते हैं तो मेरा जो रिटर्न है 6 महीने का वो 6% से ज़्यादा हो। तो कुछ 103-104 के बीच में आपको जो है मुझे ये बॉन्ड बेचना पड़ेगा, राइट। इस केस में क्या हुआ, मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आपकी जो बॉन्ड वैल्यू है वो कम हो गई, राइट। आपका लॉस हो गया उस केस में, क्योंकि आपको 6 महीने बाद एग्जिट करना था उस बॉन्ड से और आपको 6 महीने में आइडियली 5% इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था, बट क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपका बॉन्ड लोगों को महंगा पड़ रहा है, आपको सस्ते में बॉन्ड अपना बेचना पड़ रहा है वापस, तो आपको 6 महीने में 5% नहीं 5% आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जितना आप एक्सपेक्ट करें तो उससे आपको कम मिलेगा। वहीं इसका जो उल्टा सिनारियो होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट गिरा देती है, गवर्नमेंट बोलती है कि अब जो बॉन्ड बिकेंगे उन पर 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा,
उस केस में एकदम उल्टा इफेक्ट होगा। उस केस में आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो बाकी बॉन्ड्स अवेलेबल है वो आपके बॉन्ड से कम रिटर्न दे रहे हैं। आपके बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी और आप 105 रुपये से उससे ज़्यादा में बेच पाएंगे। आप मेरे साथ नेगोशिएट कर सकते कि यार मैं 105 नहीं, मैं अपना बॉन्ड 106 में बेचूंगा, क्योंकि मार्केट में जो बाकी ऑप्शन है वो तो तुम्हारे लिए वैसे भी सही नहीं है, राइट। आप नेगोशिएटिंग पावर में आ जाएंगे उस कारण से। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपकी बॉन्ड की प्राइस गिर जाती है, आपका नुकसान होता है अगर आपने उस इंटरेस्ट रेट से कम इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड खरीदा था। बट अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड खरीदा था उस इंटरेस्ट रेट से मार्केट में बॉन्ड अगर कम इंटरेस्ट रेट पे बेचे जा रहे हैं बाद में, तो उसमें आपका फ़ायदा होता है। उससे आपके बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है, आपके बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है, और जितना इंटरेस्ट रेट आपने एक्सपेक्ट किया था उससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। सो आई नो ये काफ़ी टेक्निकल था, बट इस हिसाब से बॉन्ड्स की प्राइस फ्लक्चुएट होती है। और देखिए होता क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सारे बॉन्ड्स का जो मैच्योरिटी होती है, जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। 3 महीने के बॉन्ड्स होते हैं जो 3 महीने में मैच्योर हो जाते हैं। मतलब जब बोरोअर पैसा लेता है वो 3 महीने में वापस दे देता है। या फिर 1 साल वाले बॉन्ड्स होते हैं, 5 साल वाले बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के 10 साल वाले गिल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, राइट। तो जितना ज़्यादा टेन्योर बॉन्ड का, उतना ज़्यादा मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट का कोई भरोसा नहीं, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। आप देखते रहते हैं आरबीआई भी ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट करता रहता है, राइट। तो जब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, बॉन्ड की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी होती है, जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, उनकी भी एनएवी ऊपर नीचे होती रहती है, वो भी फ़ायदे या नुकसान में जाते रहते हैं, राइट। और इसी को कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड का ड्यूरेशन होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड होगा, उतनी ज़्यादा बॉन्ड की प्राइस फ्लक्चुएट होगी। मतलब उस बॉन्ड के साथ उतनी ज़्यादा रिस्क है, उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क है। सो आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक इंटरेस्ट रेट रिस्क समझ में आया होगा। अच्छा, अब जब मैंने बॉन्ड समझा दिया है और मैंने क्रेडिट रिस्क की बात भी करी थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्रेडिट रिस्क कैसे असेस करी जा सकती है। आप कैसे देख सकते हैं कि आपका जिस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है वो कितना रिस्की है। आपने ये चीज़ें सुनी होगी, क्रिसिल की रेटिंग, मूडी की रेटिंग, AAA रेटिंग, AA रेटिंग, सोवरेन रेटिंग, राइट। तो ये सारी जो रेटिंग्स होती है ये बॉन्ड्स के लिए करी जाती है। मतलब ये सारी जो कंपनी होती है, सारी जो रेटिंग एजेंसीज होती है, ये ऑथोराइज्ड होती है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होगी जो बॉन्ड इशू करती है, या गवर्नमेंट्स भी हो गए, इनफैक्ट गवर्नमेंट्स को भी रेट किया जाता है कि इनके बॉन्ड की रेटिंग क्या है। इनकी बॉन्ड की रेटिंग मतलब अगर कोई इनका बॉन्ड खरीदता है, कोई इनको पैसा लेंड करता है बॉन्ड के फॉर्म में, तो क्या भरोसा है कि पैसा वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट के साथ। तो जितनी अच्छी रेटिंग, मतलब उतनी क्रेडिबल कंपनी है वो, उतनी क्रेडिबल गवर्नमेंट है। तो सबसे जो टॉप मोस्ट रेटिंग होती है वो सोवरेन होती है, सोवरेन रेटिंग। मतलब गवर्नमेंट को जो रेटिंग दी जाती है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी लेस लाइकली टू डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स ओन ऑब्लिगेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली पैसा प्रिंट भी कर सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स की रेटिंग हाईएस्ट होती है। बट प्राइवेट सेक्टर में, कंपनीज़ के केस में, AAA रेटिंग इज़ द हाईएस्ट रेटिंग फॉर बॉन्ड्स। अगर आपने AAA रेटेड बॉन्ड खरीद रखा है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपका पैसा डूबेगा। मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगी या कंपनी आपको पैसा वापस नहीं देगी। और फिर उसके अलग अलग लेवल होते हैं, AAA से नीचे AA आएगा, फिर सिंगल A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा। तरह तरह की रेटिंग्स होती है, सबके कन्वेंशन भी अलग अलग होते हैं। बट जितनी कम रेटिंग उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। अब इस पर अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर किसी बॉन्ड की रेटिंग कम है तो उस बॉन्ड में कोई पैसा डालेगा ही क्यों, राइट। अगर AAA रेटेड बॉन्ड्स आपको अवेलेबल है तो आप अपना सारा पैसा हमेशा AAA रेटेड बॉन्ड्स में क्यों ना डालें। इसका आंसर ये होता है कि जिन भी कंपनीज़ के बॉन्ड की रेटिंग कम होती है, उन कंपनीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करना पड़ता है अपने बॉन्ड्स पे, ताकि उस पर लोग पैसा डालने को विलिंग हो, राइट। यहाँ पे वो रिस्क और रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप देखेंगे जो भी AAA रेटेड बॉन्ड्स होंगे उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगा, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। और वो कंपनीज बोलती है कि ठीक है हमारे साथ कोई रिस्क नहीं, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट कम दे रहे हैं। बट जिन कंपनी की रेटिंग कम होती है, दे आर फोर्स टू ऑफर मोर इंटरेस्ट रेट सो दैट एटलीस्ट दे आर एबल टू रेज मनी, अदरवाइज वो पैसा भी रेज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जहाँ पे आपको AAA रेटेड बॉन्ड्स 5 से 6% रिटर्न देंगे, वहाँ पे आपको लोअर रेटेड बॉन्ड्स 8, 10, 12% तक के इंटरेस्ट रेट भी दे सकते हैं। बट उसमें रिस्क ये है कि आपका पैसा डूब सकता है, और ये रिस्क कई लोग लेते भी है, कई इन्वेस्टर्स लेते भी हैं। हायर इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस में हम डिफ़ॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क ले लेते हैं कई बार। तो आगे अपने जब डेट म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूँगा
तो मैं आपको तरह तरह की कैटेगरीज समझाऊंगा, उसमें मैं ये क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क ये दोनों साथ में लेके चलूँगा. So hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes, and do post your questions in the comment section so that I can answer those. Thank you.